Yes, hello my dear friends, welcome all of you. So today I will discuss the top 20 question of the welding. अभी आप देख रहे हो वाइल इंडिया का जो हमारे पास है, यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकता है जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है. सो यहाँ पे आज हम वेल्डिंग का 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्त. ओके, एंड ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट इन थर्मिट वेल्डिंग हीट जनरेटेड फॉर्म, जो थर्मिट वेल्डिंग है इसमें हीट कैसे आता है बताओ. ऑप्शन ए वी कैन सी हियर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फाइनली डिवाइडेड एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, कंबशन ऑफ गैसेज, इलेक्ट्रिक आर्क और नन ऑफ द एबव. देखो थर्मिट वेल्डिंग आपने देखा होगा कभी कभार, अगर आपने देखा होगा रेलवे का जो ट्रैक वगैरह होता है, अगर बाढ़ के पानी में टूट गया या कभी कभार टेररिस्ट का भी अटैक होता है तो उसका जो रेलवे ट्रैक होता है वो ब्रेक हो जाता है. ऐसा तो है नहीं कि मैं रेलवे ट्रैक को ले जाऊंगा साइट पे फिर वहां पे वेल्डिंग करूंगा. तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू यूज द थर्मिट वेल्डिंग. थर्मिट वेल्डिंग में बेसिकली आप क्या करते हो बताओ. यहाँ पे एक आपके पास आयरन होगा और दूसरा आपके पास यहाँ पे जो एल्युमिनियम का होगा जो फाइन होगा काफी, और ये केमिकल रिएक्शन वहां पे मैग्नीशियम का रॉड डालते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है. तो बेसिकली जो थर्मिट वेल्डिंग में जो आपको हीट जनरेट होता है दैट इज बेसिकली द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड. इसके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे ही आपको हीट मिलता है एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी डू द वेल्डिंग, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास इस टाइप से एक रिएक्शन अपीयर होगा जहां पे आपके पास Al2O3 आयरन और साथ ही साथ हीट निकलेगा. दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. कभी कभार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमें हीट मिलता है, ऑप्शन में आपका थर्मिट वेल्डिंग होता है. तो इस तरह से आप थर्मिट वेल्डिंग को लगा दो. वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि रेशियो क्या होगा, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होगा ये क्या होना चाहिए. तो मेनली आप वहां पे जो यूज कर रहे हो वेल्डिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है आयरन ऑक्साइड होगा तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा. तो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरियस टाइम्स गोइंग टू आस्क इन डिफरेंट एग्जाम्स. इट विल बी द रेशियो ऑफ 1:3. तो ये बात भी आपको याद रखना है. आयरन हमारे पास 3 प्रोपोर्शन में होगा तो एल्युमिनियम 1 प्रोपोर्शन में होगा, मतलब 1:3 होगा. तो ये भी आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है. लेटर ऑन विल सी द क्वेश्चन ऑन दैट आल्सो, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग स्पैटर. वेल्डिंग स्पैटर क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट, फ्लक्स, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड टेक्निक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन आस्क सर व्हाट इज द वेल्डिंग स्पैटर. स्पैटर में क्या होता है, जैसे जब मैं वेल्ड कर रहा हूं तो जो मोल्टन मेटल है मैं चाहूंगा जो वेल्ड जोन है उसमें आ जाए, बट क्या होता है कभी कभार जो मोल्टन मेटल होता है वो अनवेल्डेड जोन में चला जाता है. लाइक सपोज करो आपको मान लो यहाँ पे हमको इस जोन में वेल्ड करना था, बट जो स्पैटर है ना इसके कारण से मटेरियल क्या हो गया, वेल्ड जोन में नहीं होकर बाहर चला गया. तो एक तरह से ये आपका लॉस हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, है ना. तो ज्वाइंट उतना अच्छा आपका नहीं बनेगा. सो वेल्डिंग स्पैटर इज ए वन टाइप्स ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, वेल्डिंग डिफेक्ट. स्पैटर के पीछे का बहुत सारा वजह होता है. जैसे आप यहाँ पे देखो, मान लो हम आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास वर्कपीस है जिसको आपको वेल्ड करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रोड है, आप इसको कनेक्ट कर रखे हो इस टाइप से. तो अगर हमारे पास ये आर्क कुछ इस टाइप से आएगा तो यहाँ पे जो मोल्टन मेटल है ना ये अनवेल्डेड पार्ट में चला जाएगा, अनवेल्डेड पार्ट में, राइट. सो ये एक डिफेक्ट होगा हमारे पास. तो करेक्ट आंसर विल बी द वेल्डिंग डिफेक्ट. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो होता है हमारे पास, जैसे एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर हम कुछ कोटिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. इसका पर्पस होता है कोटिंग करने का. सो जिससे मैं कोटिंग करता हूं ना दैट इज कॉल्ड सिंपली फ्लक्स. ये हमारा फ्लक्स करना था, बहुत पर्पस होता है. कभी कभार हम आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए यूज करता हूं, अलग अलग एजेंट होता है तो आर्क को स्टेबलाइज करना, क्योंकि आप जानते हो अगर आर्क लेंथ, ये जो लेंथ होता है हमारा आर्क लेंथ कहलाता है. अगर आर्क लेंथ आपका वैरी करेगा तो माइट भी पॉसिबल कि आर्क ही डिस्टिंग्विश हो जाए, आपका अलग हो जाए, तो फिर आप वेल्डिंग कैसे कर पाओगे. तो आप ऐसा एजेंट यूज करोगे जो क्या चाहेगा, इस जो अपने आर्क है उसको मतलब कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक नहीं होने देगा. दैट इज कॉल्ड यू कैन से द फ्लक्स. फ्लक्स में और भी बहुत सारा पर्पस होता है जिससे मैं इसको यूज करता हूँ. आगे मैं इस पर भी क्वेश्चन देखूंगा. तो और आप इलेक्ट्रोड तो समझ में आ गया, ये हमारा ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग स्पैटर मैंने आपको बता दिया, वेल्ड डिफेक्ट हो जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग में जो मोस्ट कॉमनली फ्लेम होगा कौन होता है, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग या कार्बोडाइजिंग या ऑल ऑफ द अबव. देखो जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग होता है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट जो रेशियो है कहीं ना कहीं ज्यादा होगा तो इसको आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हो. कार्बोडाइजिंग में जो कार्बन का कंटेंट होगा वो आपका ज्यादा होगा तो कार्बोलाइजिंग बोलते हो. बट अगर आप न्यूट्रल की बात करोगे, स्पेशली जब आप गैस वेल्डिंग की बात करते हो, तो जो आपका
मतलब ऑक्सीजन और कार्बन का जो एक रेशियो होगा वो लगभग 1:1 में रहेगा, ठीक है। हालांकि एक बात और याद रखो, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हमारे पास कार्बन जो है 1 यूनिट कार्बन है, इसको कंप्लीट कंबसन करने के लिए कितना यूनिट हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो याद रखना 2.5 चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल अगर मोस्ट कॉमन, अब देखो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग की बात करता हूं, अगर वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है तो इस चीज की डर है माय डियर फ्रेंड्स कि ये सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देगा। लाइक सपोज करो ऐसा एक मटेरियल है जहां पे कार्बन ज्यादा है, लेट्स अज्यूम वहां पर आप ऑक्सीडाइजिंग फ्यूल को, ऑक्सीडाइजिंग को यूज कर रहे हो फ्लेम को, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना के निकल जाएगा, तो वहां पे कार्बन का कंटेंट कम हो जाएगा। वेल्डिंग का आपका ये पर्पस नहीं है कि कार्बन बढ़े या घटे, मेन पर्पस मेरा ज्वाइंट करना है। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग को वहां यूज कर लेता हूं जहां पे ज्यादा कार्बन कंटेंट था तो सही नहीं है, उसकी कार्बन की कंटेंट कम हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो जाएगा। इसी तरह से कार्बोराइजिंग को मैं वहां पे यूज करता हूं माय डियर फ्रेंड, सपोज करो अगर आप वहां करते हो तो कार्बोराइजिंग में ऑलरेडी कार्बन ज्यादा है, तो माइट बी पॉसिबल ये ज्यादा कार्बन को ऐड कर देगा, उससे भी उसकी कंटेंट मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आपके पास कौन है, न्यूट्रल है, सबसे बेस्ट हमारे पास कौन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जनरली मैं न्यूट्रल यूज करता हूं, हालांकि कार्बोराइजिंग भी मैं यूज करता हूं जहां पे इसका यूज है, मान लो वहां पे जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कार्बन है, अगर थोड़ा बहुत कार्बन बढ़ भी जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में मैं कार्बोराइजिंग को यूज कर लूंगा, राइट। बट यहां पूछा गया मोस्ट कॉमनली, तो मोस्ट कॉमनली के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूट्रल यूज करेंगे। बट अलग अलग जगह सबका अपना अपना यूज है, कार्बोराइजिंग वहां पे यूज करेंगे जहां पे ऑलरेडी ज्यादा कार्बन कंटेंट है। तो इस तरह से आप इसका फिलहाल जो मोस्ट कॉमनली बोलेगा, देन यू हैव टू बी गो थ्रू विद द न्यूट्रल, फाइन, ओके। सो न्यूट्रल में रेशियो देखते हो आप 1:1 होगा, एसिटिलीन और इसका जो रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा, फाइन। जब आप देखोगे ऑयल इंडिया की बात करोगे तो न्यूमेरिकल यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत स्ट्रेट, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द फ्यू न्यूमेरिकल्स आल्सो, सो दैट इफ द न्यूमेरिकल इज कमिंग आउट टू बी यू कुड बी एबल टू सॉल्व, राइट। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mm thick steel sheet are to be spot welded at a current is given 5000 ampere, assuming effective resistance to be 200 microhm and the current flow time is 0.2 second, heat generated during the process will be, कितना heat generate हुआ। So heat generation you know my dear friends, it is given by how much, I square RT। in the question everything is known here, current is given how much, 200, okay, current is given, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 5000 एम्पियर दे रखा है, राइट। सो चलो 5000 स्क्वायर, रेसिस्टेंस कितना दे रखा है दोस्त, 200 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, राइट। सो 200 इंटू 10⁻⁶, और कितना देर के लिए आप करंट फ्लो करवा रहे हो, बहुत कम टाइम के लिए, 0.2 सेकेंड के लिए, 0.2 सेकेंड। जस्ट इसको आप कैलकुलेट करो एंड आफ्टर डूइंग दैट कैलकुलेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 1000 जूल। So the correct answer will be what my dear friends, C4 Chennai is the right answer, 1000 joule will be the right answer। So straight forward numerical है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, सीधा हमारे पास निकल जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन में आप जानते हो क्या करता है, आप समझते हो V = IR होता है दोस्त, V = IR, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, H को क्या लिख सकता हूँ बोलो, IR की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, VIT लिख सकता हूँ। तो कभी कभार हीट जनरेशन में आपको I नहीं देके सीधा वोल्टेज दे देगा, तो VIT भी यूज कर सकते हो आप। तो देख लेना, समटाइम्स बच्चे इस फॉर्मेट में याद रखता है, बट क्वेश्चन में कभी वोल्टेज के फॉर्म में दे देता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन आल्सो, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, इन अ रेसिस्टेंस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग कैसा होता है, अब वोल्टेज एंड करंट आर हाई, वोल्टेज इज हाई एंड करंट इज लो, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर लो, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर हाई, व्हाट विल बी आंसर माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इन रेसिस्टेंस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली देखो जो आपका सीट होता है ना, जैसे लैप जॉइंट है, चाहे आप रेसिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, स्टीम वेल्डिंग हो गया, दैट ऑल आर द टाइप्स ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, रेसिस्टेंस वेल्डिंग। चाहे आप इस सब की बात करो, इसको हम एक ना सीट के फॉर्म में और लैप जॉइंट बनाता है, बट अगर हमें बट जॉइंट भी करना हो तो मैं कर सकता हूं, अलग रेसिस्टेंस वेल्डिंग करना पड़ेगा। जनरली जो आपका सीम हो गया या प्रोजेक्शन वगैरह की बात करो, स्पोर्ट की बात करो, ये लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में होता है। रेसिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, वोल्टेज तो मेरा कम होगा बट हाई करंट में फ्लो करवाता हूं, बट याद रखना फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, मतलब याद रखोगे वोल्टेज तो हाई होगा बट करंट बहुत हाई मैग्नीट्यूड। In certain case it could be 10,000 ampere, it could be 50,000 ampere,
बट टाइम विल बी द वेरी वेरी लेस, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखोगे, रेसिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कम होगा बट करंट विल बी काफी हाई, इट विल बी वेरी हाई, बट यस अगेन टाइम जो होगा करंट का वो भी बहुत कम होगा। लाइक मैंने अभी आपने क्वेश्चन भी देखा था 0.5 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड लाइक दैट। तो अगर ये तीसरा ये भी पूछा जाए टाइम कितना होगा, सो इट विल बी लेस। तो करेक्ट आंसर विल बी low voltage and current should be high and it will be for a very less amount of time. Next question, which of the following is a solid state joining process? इसमें से कौन सा solid state joining process है? Gas tungsten arc welding, resistance spot welding, friction welding, submerged arc welding. अब देखो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, वहां पे आपको पता है फ्यूजन होगा तो वहां पे भी मेल्टिंग होगा तो सॉलिड स्टेट नहीं रहा, इट विल बी द लिक्विड स्टेट। Similarly, if you talk about the submerged arc welding, in case of submerged arc welding क्या होगा, वहां पर भी हमारे पास आर्क है, मेल्टिंग होगा तो ये भी हमारे पास सॉलिड स्टेट नहीं होगा, इट विल कम्स इन द लिक्विड स्टेट। सो व्हाट विल बी द सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट विल बी द फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो फ्रिक्शन का हीट जनरेट होगा बट ये हीट इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि ये मेल्ट करवा दे, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कंसिडर्ड एज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सो फ्रिक्शन वेल्डिंग याद रखना। देखो स्पोर्ट जो हमारे पास रेसिस्टेंस वेल्डिंग होता है उसमें भी मेल्टिंग तो नहीं होता है, बट इन सर्टेन केसेस इट हैज बीन फाउंड दैट फ्यू ड्रॉप मेल्टेड मेटल इज फॉर्म, फ्यू ड्रॉप नॉट मोर, बट बहुत कम अमाउंट में बनता है। इसीलिए हम लोग जो रेसिस्टेंस वेल्डिंग होता है ना उसको भी हम लोग लिक्विड स्टेट में ही कंसिडर करते हैं। हालांकि आप प्रैक्टिकल बात करोगे तो सॉलिड स्टेट में आता है, बट फ्यू टाइम्स ऐसा देखा गया करंट अगर थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए लिटिल बिट तो वहां पे मेल्टिंग हो सकता है। दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस वेल्डिंग इज आल्सो केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ लिक्विड स्टेट, नॉट द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में यहां पर जो होगा इट विल बी द ओनली फ्रिक्शन वेल्डिंग। सो सी फॉर चेन्नई आप लगा दोगे एंड इट विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये देखो अभी मैंने आपको बताया था द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग क्या होगा, 1:3, 3:1, 1:2 या 2:1। देखो एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कभी कभी उल्टा भी पूछता है आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, देन इट विल बी 3:1। तो ध्यान रखना एल्युमिनियम हमेशा याद रखना 1 पार्ट और रेस्ट 3 पार्ट विल बी द आयरन ऑक्साइड। अच्छा एक चीज बताता हूँ, जनरली जो थर्मिट वेल्डिंग होता है दोस्त कहीं पर भी काफी थिक हो, वहां थिक मटेरियल हो, थिक प्लेट कोई बात करो ज्वाइंट करने के लिए वहां यूज करते हैं। जनरली अलग बात है आप यूज करते हो मान लो जो रेलवे ट्रैक वगैरह है, लेकिन कोई भी चीज अगर कोई मोटा चीज है इसको हमको वेल्ड करना है तो हम थर्मिट को यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसका हम मेटल का ऑक्साइड लेंगे 3 रेशियो में, 1 रेशियो में आपको क्या करना है एल्युमिनियम रखना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जब हम बात करेंगे इसमें जो एल्युमिनियम होगा वो जिस बेसिकली आपका फाइन होना चाहिए, है ना, पूरा मतलब पतला पतला बहुत फाइन होगा। और इसको इग्नाइट करने के लिए हमारे पास एक कभी क्या पूछ देगा इस रिएक्शन को हम करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम का रॉड होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का रॉड डालेंगे हम तो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मैं इसको केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मैं क्या डालता हूँ, सो इट विल बी द मैग्नीशियम का रॉड डालेंगे जिससे हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बात है जो आपको यहाँ पे याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 1:3 थर्मिट रेशियो के थर्मिट वेल्डिंग के बारे में लिख दिया हूं आपके लिए, है ना। चलो फाइन, इसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी रिवर्स पोलैरिटी आर वेल्डिंग, रिवर्स पोलैरिटी डीसी रिवर्स पोलैरिटी में आप क्या होता है, वर्कपीस इज मेड पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रोड इज मेड नेगेटिव। ओके, वर्कपीस इज मेड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोड इज मेड पॉजिटिव, बोथ वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड आर मेड पॉजिटिव, बोथ वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर मेड नेगेटिव। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, रिवर्स पोलैरिटी है। कैसा पोलैरिटी है बताओ, दिस इज रिवर्स पोलैरिटी। तो जब कभी भी आप रिवर्स पोलैरिटी की बात करोगे इसके बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखोगे। जैसे ये आपके पास मान लो हमारे पास वर्कपीस है, ठीक है, ये आपका दोस्त इलेक्ट्रोड है और यहां पे हम बात करते हैं अपना टर्मिनल लगा रहे हैं हम, हमारे पास कोई डीसी सोर्स है, यहाँ पे लिखा है वो डीसी। तो आपके पास ये है द वर्कपीस इज मेड व्हाट नेगेटिव, तो वर्कपीस जो होगा आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको आप बोलते हो रिवर्स पोलैरिटी। एक बात और याद रखोगे रिवर्स। अच्छा एक चीज मुझे बताओ दोस्त, ये बताओ कि यहाँ पे आयंस का फ्लो होगा, जो बात करते हो इधर से आप नेगेटिव टर्मिनल है, इधर से क्या जाएगा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से आपका क्या जाएगा नेगेटिव आयंस, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, और इधर से आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव आयंस आएगा, राइट। दिस इज पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका नेगेटिव जाएगा। एक बात याद रखना,
आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हाफ mv²। अब मैं पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगा, निगेटिव आयंस या पॉजिटिव आयंस, तो क्या बताओगे आप, आयंस किसका ज्यादा होगा। तो जनरली बच्चा क्या बोलता है, सर चूंकि मास ऑफ पॉजिटिव आयंस इज मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ नेगेटिव आयंस, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयंस शुड बी हाई। हाँ होना चाहिए, लेकिन एक चीज आप और ध्यान से देखोगे, सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या स्क्वायर्ड। काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर्ड है। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, चूंकि आप जानते हो ये जाके इस सरफेस पे क्या करेगा, वहां पे जाके कोलाइड करेगा, तो उसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा। अब मुझे बताओ वेलोसिटी किसका ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस का या निगेटिव आयंस का, फटाफट बताओ आप। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पे जो वेलोसिटी होगा निगेटिव आयंस का ज्यादा होगा। फिर क्वेश्चन है सर निगेटिव आयंस का क्यों ज्यादा होगा सर, आप अगर देखोगे, देखो बाहर में कौन फ्लो कर रहा है, बताओ बाहर में पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव आयंस के सराउंडिंग में कौन है, एयर है। अगर एयर है तो जो पॉजिटिव आयंस है उसको फ्लो करने से क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, यानी कि इसको रोकने का कोशिश करेगा। इसीलिए जो वेलोसिटी है पॉजिटिव आयंस का वो कम होगा, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव आयंस का कम होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, और जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा तब जब ये किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो रहा था वो कम हीट वहां पे मिलेगा। तो हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरफ निगेटिव आयन से स्ट्राइक करेगा वहां पे हमेशा ज्यादा हीट जनरेट होगा। और इंपैक्ट अगर ये वैल्यू देखोगे तो 2/3 कितना, जितना हीट जनरेट हो रहा है उसका 2/3 उस एंड पे होता है जहां पे निगेटिव आयंस जाके कोलाइड करता है, और उस एंड पे 1/3 होता है जहां पे पॉजिटिव आयंस। तो मुझे ये बताओ इस केस में ज्यादा हीट किस पे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोड पे या वर्क पीस पे। तो बोलोगे सर निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, वर्क पीस से, तो यहां से निगेटिव आयन जा रहा है किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो 2/3 हीट किस पे जनरेट होगा बताओ, तो आप बोलोगे सर 2/3 हीट जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा, और 1/3 कहां पे होगा हमारे पास, वर्क पीस पे होगा। ये बात याद रखना। अब समझो जब 2/3 हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो रहा है तो ज्यादा हीट इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रोड तो मेल्ट भी होगा अगर ये कंज्यूमेबल है तो, हाँ सर मेल्ट होगा, तो डिपोजिशन रेट कम होगा कि हाई होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। So we can say sir if the heat is going to move over the electrode, so high deposition rate can obtain। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, हाई डिपोजिशन रेट, लो डिपोजिशन रेट, मीडियम डिपोजिशन रेट, लाइक दैट। तो आप क्या बोलोगे, इन दैट केस यू विल गेट द हाई डिपोजिशन रेट, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोड मेल्ट होके हमारा वर्क पीस पे आएगा, राइट। ओके यहाँ पे पेनिट्रेशन की मैं बात करूं तो थिक होगा या थीन होगा, तो इस केस में आप याद रखना जो पेनिट्रेशन यहाँ पे वर्क पीस पे आपको जब ये मेल्ट होकर आएगा तो वर्क पीस पे आएगा तो ये आपका कम हो जाएगा। तो ये 2-3 बात है दोस्त जो आपको रिवर्स पोलैरिटी के बारे में आपको याद रखना है ना। कि पहले हमारे पास वर्क पीस इज मेज नेगेटिव, इलेक्ट्रोड इज मेज पॉजिटिव। फर्स्ट थिंग 2/3 of heat is generated over the electrode, 1/3 over the workpiece, and third point, most important point, that in case of reverse polarity will get the high deposition rate. Opposite will be, अगर मैं बात करूं स्टेट पोलैरिटी का तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी दैट आल्सो। सो हियर वी कैन सी, मैं आपको बना के भी दे दी हूं, आई विल शेयर दैट पीडीएफ विथ यू गाइस, आपको मिल जाएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये सारा चीज जो मैं बताया एवरीथिंग इज रिटन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, किसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, कहां पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। एक है टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। कौन सा पूछ रहा है, कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल वेल्डिंग कहां पे यूज होता है, मैं डिफेंस आप लोग बताओ फटाफट। टीआईजी, एमआईजी, थर्मिट वेल्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रोड है ही नहीं, तो अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो थर्मिट तो लगाओगे नहीं। तो अब बताओ अब कौन सा है, टीआईजी है, एमआईजी है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन डी दे रखा है गैस वेल्डिंग, चाहे आप एमआईजी की बात करो टीआईजी की बात करो दोनों में आ जाएगा गैस। तो आप इसमें किसको प्रेफर करोगे, एमआईजी जो होता है, टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस। आप जानते हो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तकरीबन 3300 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते हैं, अगर उससे कुछ और ना ऐड किया हूं तो टंगस्टन जो होता है ये हमारा नॉन कंज्यूमेबल होता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कंज्यूमेबल, तो नॉन कंज्यूमेबल नहीं होगा है ना, तो टीआईजी तो नहीं होगा, फिर क्या बचता है एमआईजी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एमआईजी। और मैं बता दूं एमआईजी के बारे में 1-2 बात और। एमआईजी होता है आपका वेल्डिंग होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, है ना। तो ये जनरली जो होता है हमारे पास यहाँ पे मैं जो सेमी ऑटोमेटिक के फॉर्म में होता है वो यूज करता हूँ। तो जो इलेक्ट्रोड होता है वायर के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोड 2 तरह का हो सकता है, याद के रॉड के टर्म में या नहीं तो वायर के फॉर्म में। तो जब कभी भी ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक होता है जहां पे हम फीड को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, इसको मैं ऑटोमेटिक बोलता हूँ, है ना। फीड और वेल्डिंग वेलोसिटी दोनों अगर मशीन से कंट्रोल किया जा रहा है ना। फीड क्या होगा, फीड समझते हैं आप, जैसे सपोज करो माय डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास वर्क पीस है, राइट,
और आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, अब ये इलेक्ट्रोड है, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोड अगर मेल्ट होके आ रहा है तो इलेक्ट्रोड का जब ये होगा हमारा आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड एल ए, आर्क लेंथ। जब इलेक्ट्रोड मेल्ट होके आएगा नीचे तो आपको नहीं लगता ये आर्क लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का लेंथ छोटा होते जाएगा, वर्कपीस तो यही है, तो गैप क्या होगा, आर्क लेंथ बढ़ेगा। और आर्क लेंथ बढ़ेगा तो इस चीज का डर है कि हमारा आर्क डिस्टिंग्विश हो जाए। तो मुझे बताओ, मैं चाहूंगा कि हमारा आर्क लेंथ कांस्टेंट रहे, तो आर्क लेंथ कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब इस डायरेक्शन में आप जो वेलोसिटी देते हो दैट इज कॉल्ड फीड वेलोसिटी, वही क्या कहलाता है, हमारा फीड वेलोसिटी कहलाता है। तो अगर फीड वेलोसिटी अगर मशीन से कंट्रोल करते हैं हम लोग दोस्त, तो ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक होगा। एक इलेक्ट्रोड का एक वेलोसिटी इधर भी होगा, दिस इज कॉल्ड वेल्ड वेलोसिटी, है ना। तो अगर मैं वेल्ड वेलोसिटी एज वेल एज फीड वेलोसिटी मशीन से कंट्रोल करता हूं देन इट इज कॉल्ड इज व्हाट, ऑटोमेटिक। नाउ सी, अगर हम फीड वेलोसिटी मशीन से कंट्रोल कर रहा हूं और वेल्ड वेलोसिटी मैन्युअली करता हूं, सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोमेटिक, यू नो, आर्क वेल्डिंग। और अगर मैं दोनों मैन्युअली करता हूं, हाथ से हम कंट्रोल कर रहा हूं, तो इट इज कॉल्ड मैनुअल। तो यहां पे आप ये भी तो अच्छा सुनो, जब कभी भी मैं ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक की बात करूंगा तो जो इलेक्ट्रोड होगा ये वायर्ड के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा माय डियर फ्रेंड्स, वायर्ड, क्योंकि मशीन कंट्रोल कर रहा है। अब बार बार हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप रॉड के फॉर्म में होगा तो आपको बार बार बदलना पड़ेगा। तो यहां पे हम वायर्ड के फॉर्म में करते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा। सो वी कैन से इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ वायर्ड, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआईजी वेल्डिंग इज प्रेफर्ड। टीआईजी वेल्डिंग किसके लिए प्रेफर किया जाता है, माइल्ड स्टील, अल्युमिनियम, सिल्वर या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। किसके लिए यूज करते हो टीआईजी, टंगस्टन नट गैस वेल्डिंग जो हम यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जनरली इट इज यूज फॉर द अल्युमिनियम, ठीक है। अल्युमिनियम जो होगा उसके लिए आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि वजह ये काफी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्साइड वगैरह बना लेता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम इसीलिए इसको क्या यूज करता हूँ, टीआईजी, टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग। टीआईजी के बारे में एक दो बात और याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, टीआईजी में जनरली हम लोग कौन सा पोलैरिटी प्रेफर्ड करेंगे, स्ट्रेट या रिवर्स पोलैरिटी, बोलो। अगर आप रिवर्स पोलैरिटी प्रेफर्ड करोगे, स्ट्रेट पोलैरिटी, है ना। So you have to make comment about that, which polarity is preferred and why, and also you have to make comment MIG में कौन सा polarity होता है, straight या reverse, and why. You have to make a comment and then we'll see. Fine. Next, come to the next question. Electron beam welding can be carried out. Electron beam welding कहाँ पे होगा, a pressurized inert gas chamber, a shielding gas chamber, environment, open air और vacuum. तो याद रखोगे vacuum, है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है वैक्यूम में आप इसको कराते हो। कभी पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं, तो याद रखना अप्रोक्सीमेट 23,000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, 23,000। हालांकि इट कुड भी, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट हम लोग 23,000 से लेकर 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर वी कैन गेन, आर्क वेल्डिंग में कितना आ सकता है, समझ रहे हो। कभी कभार पूछेगा अलग अलग वेल्डिंग में कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर होता है, तकरीबन हम 4000 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो इस टाइप का जो फैक्चुअल डाटा है समटाइम्स दे आर आल्सो गोइंग टू बी आस्क्ड। अभी आपने देखा था जब मैं एनालिसिस कर रहा था क्वेश्चन, तो वहां पे इस टाइप का भी डाटा आया हुआ था। तो थोड़ा आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस किस में हम कितना टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कितना कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बात, तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रॉन बता दूं तो 20,000 से 25,000 के बीच में जो भी ऑप्शन है यू कैन गो थ्रू दैट, और ये हमेशा वैक्यूम में ही होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। फाइन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द टेम्परेचर रेंज। यहां पे देखो बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। ब्रेजिंग, इसको पता है कि एक में टेम्परेचर 450 से ज्यादा होता है और एक में टेम्परेचर 450 से कम होता है। दो प्रोसेस होता है, एक ब्रेजिंग होता है, दूसरा सोल्डरिंग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन आई वाज ए स्टूडेंट वाज टू बी कंफ्यूज दैट ओके व्हिच इज ब्रेजिंग व्हिच वन इज सोल्डरिंग। इतना तो पता था कि एक में जो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग 450 से ज्यादा होगा, एक में 450 से कम होगा। अब याद रखना ब्रेजिंग स्टार्ट फॉर बी, राइट, बी फॉर बिगर, बी फॉर, यस याद रख सकते हो बिगर, ओके गेटिंग। अब याद रहेगा कि बी फॉर ब्रेजिंग मींस बी फॉर बिगर। अगर सोल्डरिंग की बात करोगे, सोल्डरिंग जो आप जब गए होंगे, अगर आपके मोबाइल आपका खराब हुआ होगा, लैपटॉप वगैरह, तो आप शॉप पे गए होंगे तो वहां पे ब्रेजिंग और सोल्डरिंग ही आपको देखने को मिला होगा। सोल्डरिंग में एस है,
S इंडिकेट फॉर स्मॉल, यू कैन जस्ट कीप इन माइंड S फॉर स्मॉल, है ना। तो 450 से अगर कम है तो that is called as your soldering. If the temperature is more than 450, then it is called as your brazing. So you don't have to be confused about that. Now go through the option. We can see here once option Chennai is there. It is right between 350 to 500. So yes, you can go through. अगर exact आप data चाहते हो, so it will be 450. Carried out a temperature range, so it will be in that range. Fine. Come to the next question, my dear friends. Submerged arc welding is a process which have mixture of iron oxide and granular aluminum by maintaining hot molten metal pool between the plates, a process in which arc is maintained under the blanket of flux, all of the above. क्या हो जाएगा? If you talk about submerged, देखो submerged मतलब डुमा हुआ, submerged का मतलब यह डुमा हुआ. If you know arc means you know arc. So submerged arc welding, what is happening? Arc will be submerged in the between the wick and the flux. आपको आर्क दिखेगा ही नहीं, है ना. सो द करेक्ट आंसर विल बी C4 चेन्नई. अदरवाइज यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन आल्सो. ए जो होता है ये थर्मिट वेल्डिंग की बात है, ये आपका समझ आर्क की बात ही नहीं है. मेंटेन हॉट मोल्टेन पूल बिटवीन द प्लेट्स, ये नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए प्रोसेस इन व्हिच आर्क इज मेंटेन अंडर द ब्लैंकेट ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, फ्लक्स. उसका कुछ एग्जांपल भी, कभी भी थिकनेस थोड़ा ज्यादा होगा ना, इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, बिकॉज इफ हाई थिकनेस विल बी, और अगर आप अदर वेल्डिंग से यूज करते हो, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यूज करते हो, तो वहां पे स्पैटर लॉस काफी होगा, है ना. स्पैटर लॉस विल बी हाई. तो स्पैटर लॉस को नहीं होना देना चाहते. स्पैटर लॉस कब होगा? जब आर्क बाहर था तभी ना. अगर आर्क अंदर चला ही जाए तो डेविएट क्या ही होगा? कुछ डेविएट नहीं होगा. तो कभी भी ज्यादा हाई थिकनेस का मिलेगा तो आप वहां पे देखोगे आपको क्या करना है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से अप्रोक्सीमेट 90 mm थिकनेस तक. कितना? ये याद रख सकते हो, 90 mm थिकनेस तक अगर हमारे पास है तो हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के साथ जा सकते हैं विदाउट एनी स्पैटर डिफेक्ट. और इसमें आपको दिखेगा ही नहीं आर्क, इसीलिए बोलते हैं. जैसे आपने आपका जो घर में जो एलपीजी का जो सिलेंडर होता है दोस्त, एलपीजी का सिलेंडर आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, तो इसके बीच में आपने देखा होगा एक ज्वाइंट बना होगा बीच में ऐसे करके. तो ये भी किससे बनता है? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कैरिड आउट बाय द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. ठीक है. तो ये 2-3 बात है जो आपको याद रखना है. कितना mm तक हम जा सकते हैं? 90 mm तक जा सकते हैं. 50 से 90 के बीच में होगा तब हम यूज करेंगे. दूसरा यूज करेंगे, ज्यादा थिकनेस होगा आर्क वेल्डिंग पे जाएंगे तो स्पैटर लॉस की ज्यादा प्रॉब्लम है. आर्क ब्लो ज्यादा होगा, आर्क ब्लो के कारण स्पैटर लॉस ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम नहीं करते. तो सबमर्ज्ड आर्क में 90 mm तक हम कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज जो शिप वगैरह हो गया, शिप बिल्डिंग वगैरह में इसका यूज होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का. अभी मैंने आपको एलपीजी के एग्जाम्पल भी दे दिया. तो ये सारी बातें भी आपको, यू हैव टू बी जस्ट रिमेंबर ऑल दैट पॉइंट. Now come to the next question. A fusion welding process in which the weld is affected by pouring superheated liquid around the part to be ignited is known as diffusion welding, percussion welding, slag welding और thermit welding. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? What will be called is that? देखो फ्यूजन वेल्डिंग, ये फ्यूजन वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं. इन विच वेल्ड इफेक्टेड बाय पोरिंग सुपरहीट लिक्विड. हम ना सुपरहीट लिक्विड मोल्टन मेटल यूज करते हैं. अब बताओ किस में करता हूं? सो इट विल बी द व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, थर्मिट वेल्डिंग. थर्मिट अभी आपने देखा था. थर्मिट वेल्डिंग में क्या करते थे हम लोग, हमारे पास एक इस टाइप से चैम्बर होता है, एक हमारे पास सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के अंदर आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा 1:3 रेशियो में, अल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड. इसमें जैसे ही मैं मैग्नीशियम का रॉड डालूंगा विथ इन 30 सेकेंड, कितना सेकेंड जानते हो? विथ इन 30 नहीं, कभी कभार 30 से भी कम, 15 to 13 सेकेंड के अंदर इसके अंदर टेम्परेचर हो सकता है 2700 डिग्री सेल्सियस. हाउ मेनी? 2750 डिग्री सेल्सियस वी कैन गेट. 2750 डिग्री सेल्सियस विथ इन 30 सेकेंड, और उससे भी कम टाइम में, है ना. इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये और ये किस स्टेट में होता है? इट इज हैपनिंग इन द सुपर हीटेड स्टेट. तो याद रखना, इट इन द थर्मिट वेल्डिंग में जो यूज करते हो ये किस स्टेट में होता है? सुपर हीटेड स्टेट में होता है. कितना टाइम में ये टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है? विथ इन 30 सेकेंड. मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2750, 2700, 2800, वॉट एवर इज इन द ऑप्शन, वी कैन गो थ्रू दैट. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी फॉर दिल्ली, थर्मिट वेल्डिंग इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड को जो कोटिंग करने के लिए मैं यूज करता हूं, ये क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है, स्लैग कहलाता है, या डीऑक्सीडाइजर कहलाता है, या फ्लक्स कहलाता है. व्हाट इज कॉल्ड? मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड. सपोज दैट इज योर वर्क पीस एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड एंड यू आर गोइंग टू यूज फॉर द कोटिंग पर्पस. तो हमने इसको कोटिंग किया. सो जिस मटेरियल से कोटिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट माय डिफरेंस, इन द अर्लियर आई हैव डिस्कस, इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं. जिससे भी हम कोटिंग करते हैं उससे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं.
है ना। फ्लक्स दो तीन तरह का काम करता है दोस्त। एक बात और याद रखोगे, फ्लक्स का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो बेस मटेरियल से हाई होगा। मतलब ये बात भी याद रखोगे, जो हम फ्लक्स यूज करते हैं ना, फ्लक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इट विल बी हायर देन दैट ऑफ यू नो जो आपका ये मेटल है या इलेक्ट्रोड है उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए दोस्त? एनीबडी कैन टेल मी व्हाई दिस इज? एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू बी keep in mind about the flux should be lighter than that of base metal। ये lighter हल्का होना चाहिए, उसकी डेंसिटी कम होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, जब ये मेल्ट होके देखो ये अंदर जाएगा, वेल्ट अंदर जब जाएगा तो वहां पे कोई भी अगर इंप्यूरिटीज वगैरह होगा तो ये फ्लक्स क्या करेगा, इस इंप्यूरिटीज को लेके सरफेस पे आ जाएगा। अगर मान लो आप सपोज करो अगर आपने हेवियर यूज कर लिया फ्लक्स, तो ये क्या होगा, मोल्टन मेटल अंदर जाएगा और ये ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। बॉयनेंसी में आप जानते हो किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा है, पानी से डेंसिटी ज्यादा तो सबमर्ज हो जाता है, तो ये अंदर आ जाएगा, फिर ये डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। तो फायदा क्या, ये हल्का होगा, अंदर जाएगा, जो भी इंप्यूरिटीज वगैरह होगा उसको लेके सरफेस पे आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, राइट। और इस सरफेस पे आने से एक ये कोटिंग बना देगा दोस्त, और ये कोटिंग बनने से क्या होगा, कूलिंग भी यूनिफॉर्म होगा, है ना। कूलिंग आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा और कूलिंग आपका यूनिफॉर्म होगा। ये भी आपका एडवांटेज है। एक मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था, क्या, ये आर्क को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इसको हम फिलहाल क्या बोलते हैं दोस्त, फ्लक्स बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। फ्लक्स के कारण प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा। तो कभी आप कंफ्यूज मत करना कि प्रोटेक्टिव लेयर विल फॉर्म बिकॉज ऑफ फ्लक्स, राइट। और ये जो स्लैग, जो इंप्यूरिटीज निकला है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, स्लैग बोल देंगे। जो इंप्यूरिटीज निकल रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपली स्लैग। तो याद रखोगे द करेक्ट आंसर विल बी द व्हाट, फ्लक्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है पहले बताओ। आप बोलोगे सर ये तुमको पता है, दैट इज द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग। ऑप्शन है कंटिन्यूअस एक्सपोजर वेल्डिंग, मल्टी एक्सपोर्ट वेल्डिंग, आर वेल्डिंग प्रोसेस यूज फॉर ज्वाइनिंग ऑफ राउंड बार। देखो प्रोजेक्शन की जब मैं बात करता हूं, यहां पे सुनो तीन तरह का होगा। एक होगा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होगा, ये भी रेसिस्टेंस वेल्डिंग है बट एक स्पॉट पे बनेगा। जैसे देखो ये हमारे पास एक मटेरियल है, ये दूसरा हमारे पास मान लो एक मटेरियल है, और इस दोनों को हमको रेसिस्टेंस वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो अगर मुझे स्पॉट करना पड़ेगा, स्पॉट वेल्डिंग में अगर करना चाहता हूं तो ये होगा, और ये किसी ऑब्वियस सी बात एक पावर सोर्स से कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे एक फिक्स्ड एनविल होगा। फिक्स्ड एनविल, ये हमारा फिक्स्ड है। पहले आप करंट सप्लाई करो, आप पहले अपना एक प्रेशर लगाओगे, प्रेशर इसलिए लगाओगे ताकि यहाँ पे जो भी एयर गैप है वो हट जाए, नहीं तो पता चला यहीं पे आपको क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। अल्टीमेट आपको प्लेट को करना है, ना कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को करना है। तो पहले एक मैं प्रेशर देता हूं, इंडेंटेशन प्रेशर, इससे ये थोड़ा सा इंडेंट हो जाएगा, तो वहां पे जो भी एयर वगैरह बाहर चला जाएगा। अब बचा यहाँ पे, फिर आप हीट सप्लाई करते हो, तो हीट सप्लाई करने पे यहाँ पे क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस हीटिंग होगा। जैसे हीटिंग हो गया, सफिशिएंट हीटिंग हुआ, फिर आप एक प्रेशर लगा दो। इस प्रेशर लगाने के कारण यहाँ पे एक नगेट बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त, दिस इज अ नगेट इज फॉर्म। और यही जो नगेट है चूंकि एक पॉइंट पे बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉट वेल्डिंग, है ना। तो क्या सर स्पॉट वेल्डिंग मजबूत है? नहीं सर, सिर्फ एक जगह बना है ना सर, तो मजबूत कैसे होगा। दूसरी बात, बाहर में इधर इधर बना है, कोई ज्वाइंट नहीं बना है, तो वहां पे लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बोलोगे सर अगर बाहर बगल मैं देखूं, यहाँ देखूं, यहाँ देखूं, तो नगेट तो यहाँ बना है ना, इसके बगल में क्या है, तो लीकेज हो सकता है। मतलब कहीं पर भी अगर हाई फ्लूइड का एप्लीकेशन है तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं, तो इसको मैं स्पॉट वेल्डिंग बोलता हूं। नो, अगर हमारे पास इसके ऊपर मैं रोलर चला दूं दोस्त, क्या चला दूं, सपोज करो ये हटा के हम एक रोलर लगा देता हूं। अगर मैं रोलर लगा दूंगा तब ये कहलाएगा कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। अगर मैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात करूं तो ये स्पॉट वेल्डिंग है, मैं वेरियस टाइम्स करूं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो 50 गो नगेट बनेगा, 100 गो नगेट बनेगा। तो जो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। है स्पॉट, बट इस बार एक जगह नहीं मल्टीपल स्पॉट बना है। ये प्रोसेस मैं मल्टीपल जगह दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा। सो इट विल कॉल्ड इज व्हाट, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। सर कंटिन्यूअस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग दोस्त। कंटिन्यूअस वेल्डिंग इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग। अब आप यहाँ पे ना स्पॉट यूज मत करो, यहाँ पे एक रोलर लगा दो दोनों तरफ, और रोलर पे प्रेशर लगाते चलो तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, लगातार बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे लगातार बन जाएगा, तब ये हमारा कहलाता है सीम वेल्डिंग। तो याद रखना तीनों के बारे में, स्पॉट के बारे में याद रखना, एक पॉइंट पे बनता है, बहुत कमजोर होता है, लीकेज का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। आप याद रखोगे प्रोजेक्शन में सर मल्टीपल स्पॉट बनेगा, ज्वाइंट तो स्ट्रांग होगा,
बट अभी भी लीकेज थोड़ा बहुत होगा सर, 100% लीकेज को हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सर जब मैं सीम वेल्डिंग की बात करूंगा तो चूंकि कोई गैप नहीं बन रहा है, लगातार बन रहा है स्पोर्ट, तो कोई गैप नहीं है, तो लीकेज का प्रॉब्लम भी हमारे पास दूर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस वेल्डिंग। और जो प्रोजेक्शन की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड इज व्हाट, मल्टी स्पोर्ट वेल्डिंग प्रोसेस। हाँ, स्पोर्ट से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा, है ना, लीकेज का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। और अगर मैं सीम की बात करूं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। दैट ऑल पॉइंट यू हैव टू बी जस्ट कीप इन माइंड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिटिलीन सिलेंडर फिल्ड विथ मटेरियल saturated with calcium carbide, एसिटिलीन, कैल्शियम ऑक्साइड, एसीटोन। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, एसिटिलीन बहुत खतरनाक है यार, है ना। आप लोग कभी कभार आर्टिफिशियल रैपिंग करते हो, जो बनाना वगैरह, मैंगो वगैरह आर्टिफिशियल रैपिंग करते होंगे, तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो एसिटिलीन ना इतना ज़्यादा कि सेल्फ वेट के कारण भी एक्सप्लोड हो सकता है, सेल्फ वेट के कारण। तो ऐसा नहीं जैसे आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, तो आप सीधा ऑक्सीजन ला के भर दिए, ऐसे हम एसिटिलीन को नहीं भर सकते हैं दोस्त, है ना। ये हमारा सिलेंडर था, हमने ऑक्सीजन को लिया, भर दिया सिलेंडर में। क्या मैं ऐसे एसिटिलीन गैस को भर सकता हूँ? एक बार भरने की कोशिश करना, फिर आप दोबारा भरने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि एसिटिलीन एक्सप्लोड कर सकता है। तो डायरेक्ट मैं एसिटिलीन को नहीं स्टोर करता हूँ सिलेंडर के अंदर। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एसीटोन डाल देता हूँ दोस्त। क्या डाल देता हूँ बताओ एनीवन? क्या डाल देता हूँ? एसीटोन। किस फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में, है ना। इस टाइप से हमारे पास होगा, इसके अंदर मैं एसीटोन डाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर के फॉर्म में डाल दूंगा, और फिर मैं एसिटिलीन को डालूंगा। अब ये पाउडर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करता रहेगा अपने अंदर, तो पूरा एक जगह कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो सेल्फ वेट की कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं आएगी ताकि एक्सप्लोड करे। तो कभी याद रखना, डायरेक्ट हम एसिटिलीन को नहीं भरते हैं, पहले मैं उस सिलेंडर में एसीटोन डालता हूं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, फिर मैं एसिटिलीन गैस को डालता हूं, फिर हम इसको स्टोर करता हूं। ठीक है। कभी पूछेगा एसिटिलीन बनता कैसे है, एसिटिलीन गैस कैसे बन सकता है, आप मुझे कोई बताओगे कैसे बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बाइड के साथ किसको रिएक्शन करवाएंगे? और मतलब आप वहां पे वाटर जाएगा कांटेक्ट में, तो फिर आपके पास क्या रिलीज हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम ऑक्साइड, किससे हमें बनता है एसिटिलीन? यू हैव टू मेक अ कमेंट अबाउट दैट। फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में इसका भी बताएंगे हाउ वी कैन मेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेजिंग द शोल्डर फिल्स द ज्वाइंट बाय। जो ब्रेजिंग आपने देखा होगा, दुकान में मोबाइल लेके गए होंगे, तो जब आपका कुछ नहीं बोलते, कभी कभी बच्चे में हम लोग सुनते थे कि पीसी उड़ गया, पता नहीं क्या होता है यार, ये उड़ गया। जब जाओगे तो ये क्या करता है ना, कुछ व्हाइट कलर का होता है, दोनों पे सटाता है, फिर ये ज्वाइंट बनता है। तो ये किस एक्शन से फिल होता है? सो दैट इज गोइंग टू फिल बाय द कैपिलरी एक्शन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्त कि किस एक्शन से फिल करेंगे। सो इट विल बी द कैपिलरी एक्शन। फ्लूइड में आप कैपिलरी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? स्मॉल ट्यूब डायमीटर की जो आप बात करते हो, डायमीटर 8 mm से कम होना चाहिए, फिर आपको कैपिलरी इफेक्ट दिखता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आर्क वेल्डिंग? इसमें से कौन सा आर्क वेल्डिंग नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन है एंड आई थिंक यू कैन डू वेरी इजीली। MIG मेटा इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये गैस वेल्डिंग है। TIG टंगस्टन इनर्ट गैस, ये भी गैस वेल्डिंग है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये भी हमारे पास आर्क वेल्डिंग है। आप देखोगे सर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग, सो इट इज नॉट आर्क वेल्डिंग। तो ये सब के सब हमारे पास आर्क वेल्डिंग में आ जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग भी मैं बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास दो इस तरह से, इधर से क्या होगा, एक होगा यहां से हमारे पास होगा टंगस्टन है, इसके अंदर एक हमारा टंगस्टन होगा, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। और यहां से क्या होगा, इधर से भी हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये ना यहां से हीट लेके हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे ऐसे बन जाएगा H H H H, है ना, H H ऐसे करके बन जाएगा। सुनो, और इधर से जो हाइड्रोजन आएगा दोस्त, वो चूंकि इस आर्क, जब दो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास, ये आपका क्या है, सिंपली वी कैन से सर दिस इज आवर टंगस्टन, है ना। टंगस्टन दोनों को जब मैं पावर सोर्स से कनेक्ट किया हूं और जब साथ में लाऊंगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट के बाद जैसे ही आप डिसएंगेज करोगे वहां पे एक आर्क जनरेट हो जाएगा। तो यहां पे आर्क है, तो जो हाइड्रोजन आर्क से पास होते हुए जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ये डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स में और कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और जो इधर से पास कर जाएगा, क्योंकि ये आर्क से पास नहीं हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटेक्टिंग की तरह काम करेगा, प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करेगा। और यहां पे आपके पास वर्कपीस है, जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स जब इस वर्कपीस पे जाएगा तो अगेन क्या करेगा, उसके पास जो हीट था, ये हीट इसको दे देगा वर्कपीस को, और हाइड्रोजन
एटम्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपका हाइड्रोजन एटॉमिक वेल्डिंग कहलाता है। अप्रोक्सीमेट हम लोग यहाँ पे 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। इट कुड बी 3941 इन सर्टेन बुक इट इज गिवन, बट या यू कैन से 4000 डिग्री सेल्सियस तक हम अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इज व्हाट एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो यहाँ पे मैं सारी चीज लिख दिया हूँ आपके बारे में, इस सारे के बारे में। Now come to the next question. The welding process which can be used for welding of plastic. प्लास्टिक को मुझे वेल्ड करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग? एनीबॉडी कैन टेल मी? अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग ना, आपके पास बाइक का चाबी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बाइक या कार का चाबी होगा, आपने देखा भी होगा। तो मुझे बताओ, देखो एगो तो प्लास्टिक होता है और दूसरा आपका क्या होता है? मेटल होता है। सिमिलर मेटल है कि डिसिमिलर? सर हाईली डिसिमिलर है सर। एक तो प्लास्टिक है, एक मेटल का बना हुआ है। अगर हमें इसको वेल्डिंग करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्त? इस केस में आई एम गोइंग टू यूज द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग? अल्ट्रासोनिक। कभी कभार आपने ऑफिस में भी देखा होगा कि ग्लास के ऊपर ना जो ऐसे करके खींचते हो, मेटल का बना होता है ना, जिससे आप गेट को खोलते अगर हो, उसको भी अगर मैं नट एंड बोल्ट नहीं करूं, अगर वेल्डिंग किया गया है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासाउंड समझते हो? जो साउंड, जो फ्रीक्वेंसी होता है 10 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे आएगा बहुत ज्यादा, इससे हीट जनरेट होता है, फिर आपका बन जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक अगर इस टाइप में तो हम क्या यूज करते हैं? दैट विल आई एम गोइंग टू यूज द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ओके, एंड दैट इज देयर ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट वाज द टॉप 20 क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस हियर। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, आगे हम और मिलेंगे। एंड आवर बैच फॉर ऑल इंडिया हमारा स्टार्ट हो चुका है, BMEL के भी स्टार्ट हो चुका है, सो यू कैन ज्वाइन। एंड थैंक यू ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।